तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के आईपीसी के लेक्चर में हम अपना टॉपिक कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। और अपने लास्ट दोनों लेक्चर्स में मैंने कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया, मर्डर को डिफाइन किया, दोनों के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्कस किया, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस आर बनाम गोविंदा के मामले में न्यायाधीश मेलविल ने बताया था वो मैंने आप लोगों को बताया। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस प्रोबेबिलिटी और इंटेंसिटी वाली बात थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। आज के लेक्चर में मैं जो एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर हैं वो मैं डिस्कस करूंगा कि कब जो मर्डर जो होगा वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में चला जाएगा या जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर नहीं माना जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मर्डर जो है वो आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड की ही एक प्रजाति है। जब कल्पेबल होमिसाइड अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाता है, जब किसी कल्पेबल होमिसाइड में प्रोबेबिलिटी और इंटेंसिटी बहुत हाई ग्रेविटी की होती है, इन दैट केस दैट कल्पेबल होमिसाइड विल अमाउंट टू मर्डर। अब हम बात करेंगे सेक्शन 300 के पांचों एक्सेप्शंस की, जो कि सेक्शन 300 में बताए हुए हैं कि कब एक मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा या एक व्यक्ति जब कोई कल्पेबल होमिसाइड करता है तो उसको मर्डर के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले एक्सेप्शन की हम बात करते हैं और पहला जो एक्सेप्शन है वो बात करता है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की, यानी अचानक और गंभीर प्रकोपन की। सबसे पहले प्रकोपन को डिस्कस कर लेना जरूरी है कि प्रोवोकेशन होता क्या है। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल जो है शो करता हूं कि आपने अपने आप को कई बार लाइफ में एक ऐसी पोजीशन में पाया होगा कि जहां आपकी कोई गलती नहीं होती या जहां आप बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपके सामने ऐसी हो जाती हैं कि जहां आप अपना आपा खो बैठते हैं और आप उस आपा खोने के बाद कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे बाद में पछतावा होता है। वही चीज यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चाहे कोई कितना ही अशिक्षित हो, कितना ही शिक्षित हो, चाहे कोई जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि का हो या शहर वाली पृष्ठभूमि का हो, चाहे कोई जज हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, लेकिन कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं कि अगर किसी व्यक्ति के सामने आए तो कहीं ना कहीं वो जो है अपने आपे से बाहर हो जाता है और कोई ऐसा एक्ट कर देता है जो ऑफेंस की कैटेगरी में चला जाता है। जैसे प्रैक्टिकली एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि आप हो सकता है कितने ही कूल माइंड हैं, लेकिन अगर आपके प्रेजेंस में आपकी सिस्टर को कोई अपशब्द कहेगा तो डेफिनेटली सी बात है कि गुस्सा आना लाजमी सी बात है कि गुस्सा आएगा तेज, और हो सकता है कि आप अपना आपा खो दें और वहां पर जो एक्यूज्ड है उसको जो है मृत्यु कारित उसकी कर दें। तो उसी की बात मैं यहां पर करूंगा प्रोवोकेशन की, प्रकोपन की। तो प्रकोपन का तात्पर्य यही है कि वहां पर प्रकोपन मन की एक ऐसी अवस्था होती है जहां व्यक्ति अपने आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है, जो उसकी सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है उससे परे चला जाता है और एक स्वचालित यंत्र बन जाता है, एक सेल्फ एक्टिंग मशीन बन जाता है। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग बहुत कूल माइंड में होते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग जो है अपना काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है कि हम लोग आपा खो बैठते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग हैं तो मनुष्य ही, और मनुष्य की एक वहां पर वीकनेस होती है कि विपरीत परिस्थितियों में जो उसका गुस्सा है वो उस पर हावी हो जाता है। तो उसी गुस्से की, उसी प्रकोपन की, उसी क्रोध की बात हम यहां पर कर रहे हैं, और कंडीशन केवल यही है कि जो प्रकोपन किसी व्यक्ति को हुआ है वो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से हुआ है, अचानक हुआ है और गंभीर तरीके से वो व्यक्ति अपने आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है और उस परिस्थिति में वो जो है मर्डर कर देता है। तो वहां पर जो मर्डर होगा वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में चला जाएगा। इस पर मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा पेश करूंगा। एक केस लॉ मैं आप लोगों को बताऊंगा। के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य। के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य में अभियुक्त को प्रकोपन के आधार पर जो है बताया गया था, उसका विश्लेषण किया गया था। ये जो केस है के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये बॉलीवुड मूवी जो रुस्तम आई थी काफी कुछ उससे मिलता जुलता है। ये केस के जो फैक्ट्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि इसमें एक अंग्रेजी नौसैनिक होता है और वो जो है अपनी ड्यूटी पर बाहर रहता है और पीछे से उसकी जो वाइफ होती है उसका अफेयर किसी थर्ड पर्सन से हो जाता है। बाद में जब वो घर आता है तो जब उसको उसके वाइफ के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो उस थर्ड पर्सन से मिलने के लिए जाता है, और वहां थर्ड पर्सन से जब वो मिलने के लिए जाता है तो वहां पर उस दौरान वो उसमें 3 गोलियां दाग देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या उस व्यक्ति को प्रकोपन का लाभ मिलना चाहिए था? तो प्राइमा फेसी उस व्यक्ति को प्रकोपन का लाभ मिला था, लेकिन बाद में जब मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था तो उस व्यक्ति को प्रकोपन का लाभ नहीं दिया गया था और उस व्यक्ति को मर्डर के लिए लायबल माना गया था। ये मैंने शॉर्ट में आप लोगों के सामने पूरी स्टोरी को डिस्कस कर दिया था। बाकी के जो डिटेल्स हैं आप बेयर एक्ट से या केस लॉ की बुक से सारी डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका विश्लेषण करते हैं कि न्यायालय ने वहां पर प्रकोपन क्यों नहीं माना और कहां पर प्रकोपन मानना चाहिए। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं।
पहली चीज तो यह है कि जब भी कोई व्यक्ति प्रकोपन का लाभ लेना चाहता है तो सबसे पहले उसको यह साबित करना पड़ेगा, यह प्रूफ करना पड़ेगा कि वो खुद चलकर प्रकोपन के पास नहीं गया था, बल्कि प्रकोपन खुद चलकर उसके पास आया था। यानी कहने का मतलब है कि जहां आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर जाने से या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलने से गुस्सा आएगा या आप प्रकोपित हो जाएंगे और कुछ उल्टा सीधा या गलत हो जाएगा, तो वहां आपको प्रकोपन का लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा यह है कि आप वास्तव में प्रकोपन इतना तीव्र था कि जो व्यक्ति था वो अपने आत्म संयम या सेल्फ कंट्रोल की पावर से जो है वंचित हो गया और उसके दौरान उसने जो है अभियुक्त की मृत्यु कारित कर दी। इन दोनों पैरामीटर्स पर हमें प्रकोपन की कसौटी को कसना होगा। तो इस पर्टिकुलर केस लॉ में, क्योंकि यहां पर जो व्यक्ति था उसको पता था कि उसकी वाइफ का उसके साथ अफेयर है और वो खुद चलकर वहां गया था, और जाहिर सी बात है कि उस दौरान विवाद होगा और प्रकोपन होना लाजमी सी बात है। और दूसरी बात यह है कि प्रकोपन अचानक नहीं आया था, वो पहले से तैयार होकर अपने पास पिस्टल लगाकर अपनी वाइफ को सिनेमा हॉल में छोड़कर, बच्चों को सिनेमा हॉल में छोड़कर वो उसके पास गया था। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से उसने पूरी प्लानिंग ऑर्गेनाइज की हुई थी और तब जाकर वाद विवाद उत्पन्न हुआ था और उस वाद विवाद में उसने उसकी मृत्यु कारित कर दी थी। इसलिए न्यायालय ने यह माना कि पहली कंडीशन तो यह है कि प्रकोपन जो है अभियुक्त के पास चलकर नहीं आया था, बल्कि अभियुक्त खुद चलकर प्रकोपन के पास गया था। और दूसरी कसौटी यह है कि प्रकोपन अचानक और तीव्र नहीं था, बल्कि प्रकोपन जो है उसके अचानक और तीव्र नहीं था, बल्कि वो सिस्टमेटिक तरीके से प्लान्ड वे में उस व्यक्ति के पास गया था। इसलिए ऐसे व्यक्ति को प्रकोपन का लाभ नहीं दिया जाता। तो प्रकोपन के लिए यहां पर कसौटी यही है कि यदि कोई व्यक्ति प्रकोपन का लाभ लेना चाहता है तो वहां पर न्यायालय यही देखेगा कि वास्तव में प्रकोपन इतना अचानक और गंभीर होना चाहिए कि उसकी जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी होता तो शायद वो वही करता जो कि उस व्यक्ति ने किया, और वहां पर वो व्यक्ति स्वयं चलकर प्रकोपन के पास नहीं गया था और अपनी आत्म संयम की शक्ति से स्वयं से वंचित नहीं हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है न्यायालय को देखनी होंगी। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर यहाँ एक बात इसमें और मैं ऐड करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर ए जो है ये बी को प्रकोपन दे रहा है, ये इसको प्रोवोकेशन दे रहा है, और ए बी को प्रोवोकेशन दे रहा है, ये अचानक और गंभीर है, सडन प्रोवोकेशन है, तो बी जो है अगर ये प्रकोपन के कारण अपनी आत्म संयम की शक्ति से वंचित होकर ए की मृत्यु कारित कर देता है, तो प्रैक्टिकली बेसिकली ये मर्डर है अगर मर्डर के एलिमेंट्स पूरे होते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सडन एंड ग्रीवियस प्रोवोकेशन इसका जो एक्ट है ये मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। और ये डिसाइड करना कि प्रकोपन अचानक और गंभीर था या नहीं, ये डिसाइड करना न्यायालय का काम है, ये तथ्य का प्रश्न है। अगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वास्तव में ए द्वारा दिया गया बी को प्रकोपन अचानक और गंभीर था, तो वहां पर इस प्रकोपन का लाभ जो है बी को दिया जाएगा और उसका जो अपराध है वो क्षमा नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और वहां पर वो मर्डर के बजाय आपराधिक मानव के लिए लायबल माना जाएगा। देखिए, क्षमा प्रदान नहीं की जा रही, ये जनरल एक्सेप्शंस में नहीं जा रहा है, 76(2)(106) में नहीं जा रहा है, केवल जो ऑफेंस की इंटेंसिटी है वो कम हो रही है यहां पर। और इसमें पूर्ण लाभ इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इसका दायित्व यह था, भले ही ए ने कितना ही अचानक और गंभीर प्रकोपन दिया दो, लेकिन बी का कर्तव्य यह था कि वो अपनी आत्म संयम की शक्ति से वंचित नहीं होता और उसकी शिकायत किसी लोक सेवक से करता और फिर कानून की मदद लेता। लेकिन जब इसने कानून खुद ही अपने हाथ में ले लिया, इसलिए इसको उसके लिए लायबल होना पड़ेगा। कानून बस इसकी इतनी मदद कर सकता है कि वो मर्डर के बजाय कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल माना जा सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज हम देख लेते हैं, सेम कंडीशन में देखता हूं कि अगर ए जो है बी को प्रोवोकेशन दे रहा है और बी जो है आत्म संयम की शक्ति से वंचित होकर ए के बजाय किसी सी पर प्रहार करता है। हो सकता है कि ये जो सी है ये ए का कोई रिलेटिव है, इसका कोई हितबद्ध व्यक्ति है, और ये जो है प्रकोपन के असर में जो है बी जो है इंटेंशनली सी का वध कर देता है, तो यहां प्रकोपन का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस व्यक्ति द्वारा प्रोवोकेशन दिया जा रहा है और जब व्यक्ति उस प्रोवोकेशन के असर में आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है तो उसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का अधिकार है। अगर उसने थर्ड पार्टी की मृत्यु कारित कर दी तो यहां पर यह चीज समझ में आ रही है कि उसका जो माइंड है वो काम कर रहा है, वो अचानक और गंभीर प्रकोपन की अवस्था में नहीं है, वो स्वचालित यंत्र नहीं बन गया है। और इसलिए जब सिस्टमेटिक और प्लान्ड वे में कोई काम किया जाता है, इन दैट केस उस एक्ट की जो लायबिलिटी होती है उस व्यक्ति पर आ जाती है। लेकिन अगर जैसे यहां पर इसी एग्जांपल को और देख लेते हैं कि जैसे ए बी को प्रकोपन दे रहा है और बी जो है ए पर ही अटैक करता है प्रकोपन के असर में, लेकिन बाय मिस्टेक सी की डेथ हो जाती है, तो प्रकोपन का बेनिफिट यहां पर बी को मिल सकता है। भले ही यहां पर सी जो है एक इनोसेंट पर्सन हो, क्योंकि वो बाय मिस्टेक हुआ है और इसलिए ये जो एक्ट होगा ये मर्डर में नहीं जाएगा, ये कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा।
तो यहाँ पर ये कुछ कसौटियाँ हैं, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हैं तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा सकता। कोशिश ये की जा रही है कि आपको प्रैक्टिकल इसको समझाने की कोशिश की जाए। आप लोग केस स्टडी करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बहुत सारे केस लॉ इस पर आपको मिल जाएंगे। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं और जनरल रूल है। तो जनरल रूल तो आपको समझ में आ गया कि प्रकोपन अचानक और गंभीर होना चाहिए, प्रकोपन इतना गंभीर होना चाहिए कि व्यक्ति आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाए, एक स्वचालित यंत्र बन जाए, और प्रकोपन के वशीभूत होकर उसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है जिस व्यक्ति ने प्रकोपन दिया है, या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित हो सकती है। अगर अन्य व्यक्ति की मृत्यु इंटेंशनली कारित की जाएगी, इन दैट केस प्रोवोकेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब और कहां प्रकोपन का लाभ नहीं दिया जाएगा? सेकंड कंडीशन ये है कि यदि व्यक्ति स्वयं प्रकोपन के पास गया है तो प्रकोपन का लाभ नहीं दिया जाएगा। और कहां प्रकोपन का लाभ नहीं दिया जाएगा? किसी पब्लिक सर्वेंट के संबंध में प्रकोपन का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि भले ही पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया कार्य जस्टिफाइड बाय लॉ हो या ना हो, और यदि पब्लिक सर्वेंट के एक्ट से मर्डर, मृत्यु या घोरपति की आशंका कारित नहीं हो रही है, तो पब्लिक सर्वेंट के संबंध में प्रकोपन का लाभ नहीं मिल सकता। यानी अगर हो सकता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट बिना किसी विधिक औचित्य के आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, आपने कुछ नहीं किया, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, तो वहां आप प्रकोपन का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है, इस चीज को आप कोर्ट में प्रूव कीजिए, लेकिन प्रकोपन का लाभ वहां नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा है, वहां प्रकोपन का लाभ नहीं दिया जा सकता। जैसे एक एग्जांपल ले सकता हूं मैं, यहां पर ए जो है बी को थप्पड़ मारता है, ए बी को थप्पड़ मारता है, बी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत इसमें 4 थप्पड़ मार देता है। अब जब बी ने इसमें 4 थप्पड़ मारे, ए प्रकोपन में आ जाता है और प्रकोपन में आकर इसकी मृत्यु कारित कर देता है। तो यहां अगर ए बी की मृत्यु कारित करता है तो ए मर्डर के लिए लायबल माना जाएगा, क्योंकि बी ने जो 4 थप्पड़ मारे थे वो ए के 1 थप्पड़ के एवज में मारे थे, क्योंकि बी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार था। और जब कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है तो वहां पर प्रकोपन का लाभ व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं प्रोवोकेशन की जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब इसके सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, दूसरा अपवाद है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में मैंने सेक्शन 96 से लेके 106 के बीच में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, और मैंने बताया था कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो ढाल के तौर पर प्रयोग में लाया जाना चाहिए, तलवार के तौर पर नहीं। यानी युक्तियुक्त क्षति कारित की जा सकती है। अगर युक्तियुक्त क्षति से परे कोई क्षति कारित की जाएगी तो फिर कार्य अपराध की श्रेणी में चला जाएगा। यानी अगर ए जो है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत बी पर कोई प्रहार करता है, ए जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत बी पर कोई प्रहार करता है, तो यहां पर वो प्रहार सीमित होना चाहिए। यानी अगर जैसे कि मैंने बताया कि ए बी के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग क्यों कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि बी ने पहले ए को थप्पड़ मारा, और बी ने पहले जब ए को थप्पड़ मारा तो ए का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उदय हो गया, और ए जब बी के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है तो उसके थप्पड़ के बदले में 2 थप्पड़ मार सकता है या रीजनेबल इंजरी कारित कर सकता है। परंतु यदि ए जो है यहां पर इसकी मृत्यु कारित कर देता है तो यहां पर क्या माना जाएगा? यहां प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण माना जाएगा, और इसलिए भले ही ये कार्य मर्डर की कैटेगरी में ना जाए, लेकिन ये कार्य जो है आपराधिक मानवत की श्रेणी में चला जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है ये पब्लिक सर्वेंट के संबंध में आता है। यानी जो पब्लिक सर्वेंट है उसके एक्ट की बात हम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईपीसी में, और इसको साथ में सीआरपीसी थोड़ी सी कोरिलेट करूंगा, मैं बात कर रहा हूं एनकाउंटर की, सेक्शन 46 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी। सीधी सी बात है कि एक पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए युक्तियुक्त साधनों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन गिरफ्तारी के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं कर सकता। परंतु यदि किसी व्यक्ति पर किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसमें कि उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है, यानी किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया, और तत्पश्चात ऐसा व्यक्ति, ऐसा अभियुक्त अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध करता है, वहां से भाग जाने की चेष्टा करता है, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में संबंधित पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकता है, जिसको हम एनकाउंटर कहते हैं, जो कि सेक्शन 46 क्लॉज 3 में बताया गया। यानी कहने का मतलब है कि केवल उन्हीं अपराधों में
एनकाउंटर की परमिशन है जहां कोई अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है, यानी गंभीर प्रकृति का कोई अपराध है, या वहां पर ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध से, ऐसे गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है। यानी दो कंडीशंस हो गई। पहली बात तो अपराध की प्रकृति को देखनी पड़ेगा, और दूसरा ये देखना पड़ेगा क्या जो अभियुक्त है वो गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है। तो यदि दोनों कंडीशंस वहां पर पूरी हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, तो वहां पर एनकाउंटर किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अभियुक्त पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग हो, जैसे मर्डर का चार्ज लगा हुआ हो, रेप का चार्ज लगाया हुआ हो, डैकोइटी का चार्ज, यानी ग्रीवियस ऑफेंस, और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा हो या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा हो, तब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ऑफिसर गोली चला सकता है, उसका एनकाउंटर कर सकता है। लेकिन बाकी के अपराधों में नहीं। तो वही बात हो रही है यहां पर कि सपोज अगर कोई चोर चोरी करके भाग रहा है, तो चोरी का अपराध ऐसा अपराध नहीं है जिसमें कि जो कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय, और चोर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गोली चलाती है और वहां पर चोर की डेथ हो जाती है। तो यहां पर जो मानव वध हुआ है ये आपराधिक है, क्योंकि जो विधि के उपबंध है उनका उल्लंघन हुआ है। और भले ही यहां पर हम उस पुलिस ऑफिसर को मर्डर के लिए लायबल ना माने, क्योंकि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपराधिक मानव वध के लिए लायबल माना जाएगा, क्योंकि चोरी का अपराध एक ऐसा अपराध नहीं है जिसमें कि ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता। तो पब्लिक सर्वेंट द्वारा यदि अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर वहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है और ऐसी मृत्यु इंटेंशनली कारित नहीं की जाती है, इन दैट केस जो अपराध की इंटेंसिटी होगी, जो अपराध की प्रकृति होगी, वो मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड में तब्दील हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं सडन फाइट, जो उसका चौथा एक्सेप्शन है, अचानक लड़ाई। कई बार ऐसा होता है कि पहले से किसी भी पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं होता, आप सड़क पर जा रहे हैं, सामने से कोई बाइक आई, पीछे से कोई बाइक आई, आपस में थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, और कई बार गुस्से में आ जाते हैं दोनों लोग, यानी पहले से दोनों का कोई इंटेंशन नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, और अचानक से लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में किसी की मृत्यु कारित कर दी गई बिना कोई क्रूरतापूर्वक कार्य किए हुए। लड़ाई में जो है, क्योंकि जब व्यक्ति आवेश में होता है तो वो अच्छा बुरा नहीं सोच पाता है, और पहले से किसी का कोई इंटेंशन भी नहीं। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति है, अचानक लड़ाई की कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई है और दोनों में से किसी भी पक्ष ने कोई क्रूरतापूर्वक कार्य नहीं किया है, कोई अपराधिक रीति का इस्तेमाल नहीं किया है, तो वहां अगर मृत्यु हो जाती है, वहां अगर मानववध हो जाता है, तो वो मानववध आपराधिक मानववध है, लेकिन हत्या की श्रेणी में नहीं जाएगा, मर्डर की कैटेगरी में नहीं जाएगा, और अपवाद 4 का सहारा ले लिया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को मर्डर के बजाय कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश किया जा सकता है। चलिए लास्ट 5वें नंबर पर आ जाते हैं, 5th पॉइंट पर। और 5th पॉइंट कहता है सहमति से की गई मृत्यु, डेथ बाय कंसेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मैं 2-3 चीजों से कोरिलेट करना चाहूंगा। एक शब्द आपने सुना होगा, यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु यानी कहने का मतलब है कि कई बार व्यक्ति अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाता है, ऐसी कंडीशन में पाता है जहां उसके जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, वो जीना नहीं चाहता। हो सकता है कि किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो सकता है कि उसकी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो कि अब उसको जीवन अच्छा नहीं लगता हो, तो और उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो सुसाइड कर ले। तो प्रश्न ये बनता है कि क्या उसकी कंसेंट के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु कारित कर दी जाए, तो क्या वहां पर ऐसी परिस्थिति में जो अन्य व्यक्ति है वो किसी सजा के लिए, किसी अपराध के लिए लायबल माना जाएगा? तो देखिए जनरल सी बात है, इसका सिद्धांत बड़ा सीधा सा है, इसको मैं नेचुरल तरीके से भी बताऊंगा और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भी बताने की कोशिश करूंगा। देखिए नेचुरल लॉ इस बात को कहता है कि आप जब किसी व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकते तो उसके जीवन को छीनने का भी कोई अधिकार आपको नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 यही कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार है, मृत्यु का अधिकार नहीं है। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, और इसीलिए सुसाइड अपने आप में ऑफेंस है। ये तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है उसको हम पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो सुसाइड कर लिया, तो मर गया। अब मरे हुए व्यक्ति को कैसे पनिश करें? लेकिन अगर वो व्यक्ति सुसाइड करता है, सुसाइड की कोशिश कर रहा है और सुसाइड नहीं हो पाता है, तो आईपीसी की सेक्शन 309 अप्लाई हो जाती है। अटेम्प्ट टू सुसाइड के तहत उस पर चार्ज लगाया जा सकता है, उसको उसके लिए पनिश किया जा सकता है, क्योंकि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। यहीं से मैं अपनी चीज को कोरिलेट करता हूं। यूथेनेशिया की मैं बात कर रहा था, इच्छा मृत्यु की मैं बात कर रहा था। तो हमारे देश में, हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु अलाउड नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर वो अपनी सहमति किसी व्यक्ति को दे रहा है और
वहां पर वो ये चाहता है कि अन्य व्यक्ति उसकी मृत्यु कारित कर दे, और अन्य व्यक्ति उसकी मृत्यु कारित कर देता है, तो वहां उसके लिए उसकी लायबिलिटी बनती है, वो होमिसाइड के लिए, कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल माना जाएगा, क्योंकि कंसेंट नेवर सेटिस्फाइज डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट। सहमति किसी मृत्यु या घोर उपति को वैध नहीं बना देती। आप किसी व्यक्ति की सहमति के आधार पर उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी रूलिंग थी, अरुणा रामचंद्र शामबाग के मामले में भी कोर्ट ने ये क्लियर किया। मैं बात कर रहा था, अब इस यूथेनेशिया को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, सिंपल यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। मतलब प्रैक्टिकली आप सोचिए कि एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, अस्पताल में एडमिट है, जीवन से संघर्ष कर रहा है, दवाइयों पर जीवित है, और ऐसे व्यक्ति को भी अगर मारने की परमिशन ना मिले, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही नारकीय जीवन व्यतीत कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके जीवन को समाप्त कर देना ही उचित है। परंतु जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्शन 300 क्लॉज 5 एक्सेप्शन 5, अगर कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु कारित करेगा, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, तो परमिशन नहीं है उसके लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 21। तो फिर लॉ क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है इसमें? कोर्ट ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में है कि जहां उसका जीवन मृत्यु से भी बदतर हो गया है, एक नारकीय जीवन वो व्यतीत कर रहा है, तो वहां पर उसकी मृत्यु की जो परमिशन है कुछ परिस्थितियों में दी जा सकती है। यानी जो एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया की मैं बात कर रहा हूं, दोनों को मैं डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब तो ये हो गया कि जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति बीमार है, अस्पताल में है, और वो अपनी डेथ चाहता है, मृत्यु चाहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे कोई इंजेक्शन लगा दिया हमने, या उसके कोई बोतल चढ़ रही है तो बोतल में कोई चीज ऐसी हमने डाल दी जिससे वो मर जाए, एक तो तरीका ये हो गया। अब इस तरीके से अगर उसकी डेथ कारित की जाएगी कुछ देकर, तो वो एक्टिव यूथेनेशिया की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो व्यक्ति ऐसा करेगा, दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, बिकॉज एक्टिव यूथेनेशिया इज नॉट परमिटेड इन आवर कंट्री। दूसरा तरीका क्या हो गया, पैसिव यूथेनेशिया। और पैसिव यूथेनेशिया का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई व्यक्ति अगर मान के चलिए कि जैसे मैंने बताया कि वो जो है अस्पताल में भर्ती है, एडमिट है, और वेंटिलेटर पर टिका हुआ है, वो जो है किसी दवा पर जो है डिपेंड करता है, और हम कुछ उसके साथ कुछ देते नहीं है उसको, लेकिन जो मशीन है उसको निकाल देते हैं। समझ रहे हैं दोनों में अंदर? यानी एक तो हो गया कोई एक्ट करके, यानी हमने कोई दवा उसको दे दी, हमने कुछ चीज इंजेक्शन उसको दे दिया, और एक ये कि अगर वो पहले से किसी दवा पर जी रहा था, हमने दवा देना बंद कर दिया, हमने वो मशीन निकाल ली, तो वो हो गया पैसिव यूथेनेशिया। तो इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया को अनुमति दी गई है। पैसिव यूथेनेशिया के आधार पर बचाव प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक्टिव यूथेनेशिया के आधार पर कोई बचाव प्राप्त नहीं दिया जाए। तो इसी की बात मैं कर रहा हूं कि सहमति के आधार पर मृत्यु नहीं कारित की जा सकती, और यहां पर यह भी चाहिए कि अगर सहमति के आधार पर मृत्यु कारित की जाएगी तो वहां पर भले ही वो व्यक्ति मर्डर के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल माना जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि सहमति देने वाला व्यक्ति 18 साल से ऊपर का हो। सहमति जो है वो जो है फ्री माइंड से दी गई हो, यानी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सहमति तथ्य की भूल के अधीन दी जा रही हो, सहमति जो है किसी विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा दी जा रही हो, किसी मत्त व्यक्ति द्वारा दी जा रही हो। अगर ऐसी सहमति है तो वो सहमति भी दूषित मानी जाएगी और संबंधित व्यक्ति को बचाव नहीं मिलेगा और वो मर्डर के लिए ही लायबल माना जाएगा। इसमें एक केस लॉ भी है, दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य। इसमें भी यही था कि एक व्यक्ति था और वो लगातार हाई स्कूल में फेल होता जाता था, और वो अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करता है कि क्योंकि वो इतना जो है जीवन से तंग आ चुका होता है कि वो उसकी डेथ, उसकी मृत्यु कारित कर दे। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि अगर मतलब आपकी डेथ हो जाएगी, आप इस दुनिया से चले जाओगे, तो मैं भी जी के क्या करूंगी। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है इससे अच्छा तो ये कि आप पहले मेरी मृत्यु कारित कर दीजिए, फिर बाद में आप जो चाहे कर लेना। तो उसकी कंसेंट के आधार पर, वाइफ की कंसेंट के आधार पर हस्बैंड क्या करता है, अपनी वाइफ की मृत्यु कारित कर देता है और बाद में पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है सुसाइड करने से पहले। तो यहां पर जो निर्णय कोर्ट का आता है वो यही आता है, वो व्यक्ति जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल माना जाएगा, क्योंकि जो लड़की थी उसकी आयु 18 साल से ऊपर थी और वहां पर जो कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट थी, और इसलिए जो है उसको हम मर्डर के तहत नहीं लेकर आएंगे, उसको हम कल्पेबल होमिसाइड के तहत लेकर जा सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको हम सेक्शन 87 से भी कोरिलेट कर सकते हैं, जो आईपीसी की धारा 87 वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया, टॉर्ट में भी आप पढ़ेंगे, स्वेच्छा से दी गई सहमति। तो स्वेच्छा से सहमति दी जा सकती है, लेकिन ग्रीवियस हर्ट और मर्डर के मामले में, यानी ग्रीवियस हर्ट और डेथ के मामले में कंसेंट अप्लाई नहीं होती है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसी कंसेंट के आधार पर किसी की डेथ कमिट कर देता है, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। तो ये चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन चूंकि एक लिमिट है और इसलिए मैंने कोशिश ये की कि जो 5 एक्सेप्शंस हैं इनको जो है शॉर्ट में आप लोगों तक बता दिया जाए।
बाकी का जो डिटेल है आप बुक से बेरेक से कवर कर सकती हैं। और फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्वेरी संबंध की जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है वो मैंने बताया कि आप नंबर पर पोस्ट कर सकते हैं। एक नंबर जो है कॉलेज का था वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है जो भी क्वेरीज रेलिवेंट क्वेरीज हैं आप उनको पोस्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाता है बाद में जब परमिशन आ जाती है तो आप पर्सनली कॉलेज आकर मुझसे मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।